नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो तानाशाही सरकार हो जाती है। और बिहार में विपक्ष की क्या भूमिका है और क्या भूमिका होनी चाहिए, इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे साथ CPIM बिहार राज्य सचिव अवधेश कुमार हैं। सर, स्वागत है बीटी न्यूज बिहार में। विपक्ष की भूमिका जो बिहार में वर्तमान में जो चल रही है, क्या ठीक चल रही है? विपक्ष को थोड़ा सा और एकताबद्ध होकर जनता की जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर समस्या हर क्षेत्र में, और उस समस्याओं को लेकर के एक जोरदार एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने की जो ज़रूरत है, इस मामले में जितना होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी ज़रूर है। और हम लोग इस प्रयास में हैं। वामपंथी दल की जनता के मुद्दों पर संघर्ष लेफ्ट पार्टी तो करती है, CPM CPI माले हम लोग तो करते रहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन, RJD और दूसरे भी जो विपक्ष की ताकतें हैं बिहार में, छोटी बड़ी जो भी ताकत, उन ताकतों को इकट्ठा होकर के भाजपा गठबंधन के खिलाफ एक जोरदार जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। आखिर क्यों नहीं बोल पाती है विपक्ष? देखिए, ऐसी बात नहीं है विपक्ष नहीं बोलती, विपक्ष बोलती ज़रूर है, लेकिन अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म से बोलती है। हमारा समझ यह है कि विपक्ष की एकता सबसे ज़्यादा जरूरी है, और एकताबद्ध होकर के जब विपक्ष बोलेगी तो वो आवाज़ और भी ज़्यादा मजबूती के साथ गूंजेगा और जनता का विश्वास विपक्ष के प्रति बढ़ेगा। जनता में कॉन्फिडेंस आएगी, ये विपक्ष है, एकताबद्ध है, जो कि भाजपा गठबंधन को बिहार में पराजित कर सकता है। और बिहार में पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले दिनों मैं ज़्यादा लंबा बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन मात्र ये 4 महीने का जो पीरियड रहा कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन का पीरियड, इसमें पूरे देश की जनता का, और ख़ास तौर से सब लोग ये जानते हैं, प्रवासी मजदूर बिहार के सबसे ज़्यादा, उनकी जो तबाही हुई वो लौट के आए, कैसे लौटे सब जानते हैं। नीतीश जी ने पहले ही कहा जो उनको घुसने नहीं देंगे, लेकिन तबाही होने के बाद वो चल दिए। 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बाध्य कर दिया, फोर्स कर दिया सरकार को। तब जाकर के किसी तरह श्रमिक ट्रेन आई उनके लिए, और फिर आने के बाद जो ये कुछ कहे हम सब चीज़ देंगे, तुम लौटो नहीं, लेकिन अब तो लोग लौट भी रहे हैं, फिर से प्लान हो रही है, लेकिन तो सरकार पूरी तरह विफल रही। सरकार बोल रही है आपदा है, इसमें ज़्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं, सरकार झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है, गैर जिम्मेवारी की बात वो कर रही है। आपदा के वक्त में सरकार की जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकार है किस बात के लिए? एक कल्याणकारी राज्य है, तो आपदा है और जनता ज़्यादा तबाही में है तो आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। लेकिन सरकार आज जनता के प्रति जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करने के बदले अपने राजनीतिक एजेंडा को जनता के ऊपर थोपने के काम में लगी हुई है, इसलिए इस तरह की ये बात कर रही है। क्या हम ये कहते हैं आपसे, किस चीज़ की कमी है? अनाज से कमी नहीं है, गोदाम तो भरे हुए हैं भारत सरकार के। हम लोगों ने, CPM ने, लेफ्ट पार्टी ने शुरू से ये डिमांड किया, आप कोई राशन कार्ड मत देखिए, सारे जनता को, चाहे बिहार की जनता हो कि देश की जनता हो, प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज आप दीजिए 6 महीना तक, और 7,500 रुपया प्रति परिवार 6 महीना पर दीजिए। कम से कम वो जिंदा तो रहेंगे, चूल्हा चौकी कैसे चलेगी ये आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। लेकिन ये कॉरपोरेट को पूरा फ्री कर सकते हैं, इतने इतने करोड़ रुपया, 68,000 करोड़ रुपया विजय माल्या और बैंक के जो रुपये लोग के लेके भागे उसको भट्टे खाटे में डाल दिया। तो क्या इस देश की जनता को 7,500 रुपया जो कि इनकम पे ही नहीं है, वैसे लोगों को ये नहीं दे सकते? क्या 6 महीने तक 10 किलो अनाज ये नहीं दे सकते? तो सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रायोरिटी नहीं है जनता के प्रति। ये कारपोरेट जो बड़े लोग हैं इस देश के, जो धन्ना सेठ हैं, जो लुटेरे हैं, उनके प्रति ये समर्पित, उन्हीं का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आम जनता की दर्द इनको समझ में नहीं आती। वाम दल का अस्तित्व बिहार में समाप्त क्यों हो रहा है? अब ये समझ भी सही नहीं है। वाम दल दुनिया में जब तक गरीब और अमीर रहेगा, वर्ग संघर्ष रहेगा, शोषण और जुल्म रहेगा, वामपंथ खत्म नहीं हो सकता। ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं, और आप पूरे दुनिया को देख लीजिए,
अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, जो विकसित पूंजीवादी देश, उन सारे देशों में देखिए हर जगह लाल झंडा लेकर के लोग अपनी मांगों को लेके, अपने अधिकारों को लेके संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस देश में भी वामपंथ है और वामपंथ सक्रिय है। लेकिन हो सकता आप ये समझते हो कि पार्लियामेंट में वाम की ताकत आज कम हो गई संख्या के ख्याल से, या बिहार विधानसभा में संख्या के ख्याल से जो पहले हुआ करता था आज नहीं है। तो आज लोग समाज में इसी आधार पे उसकी ताकत को देखते हैं। लेकिन वाम की ताकत असल दिखाई पड़ती है गांव में, कारखाना के अंदर, सड़कों पे, जनता के मुद्दों पे, संघर्षों में ही वाम असल रूप में दिखाई देती है। तो अगर संघर्ष के मैदान में अगर आप देखें तो वाम दल का आज भी मौजूद है, आज भी उनका ताकत है, गोलबंदी है और जनता का समर्थन मिलता है। लेकिन पिछले दिनों जो राजनीति हुई जिसमें जातिवाद का बोलबाला हो गया, जिसमें जो है सो धर्म और सांप्रदायिकता, तो ये जाति, धर्म, सांप्रदायिकता की राजनीति में तो वाम कुछ पिछड़ जाता है, जनता में विभाजन हो जाती है। तो वामपंथ, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई माले, ये सब तो वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं, गरीब अमीर की हम लड़ाई लड़ते हैं। तो विगत वर्षों में जो जाति में उभार आ गया और जो धर्म की राजनीति और जाति और जो है राजनीति को गड़बड़ किया गया, उसके चलते वाम को ज़रूर संसदीय राजनीति में थोड़ा सा जो है हरास हुआ है। लेकिन हमको लगता है आने वाले दिनों में जो क्राइसिस हो रहा है तो वामपंथी के अलावे जो विकल्प का सवाल है, उस विकल्प की लड़ाई में वामपंथ ही नेतृत्व में रहेगा। वाम दल लगातार विपक्ष बनकर सरकार को घेरे हुए रहती है, बिहार में भी, तो सरकार बात सुनती क्यों नहीं है? देखिए, इसलिए ना लड़ाई दोनों जगह चाहिए, जनता का संघर्ष और विधानसभा के अंदर। तो जनता के बीच तो हमारा संघर्ष हो रहा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हमारी उपस्थिति कमज़ोर हुई है। यह एक कारण है। इसलिए जनता को भी ये चाहिए कि अगर विपक्ष मजबूत हो तो उसमें वामपंथ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए वामपंथ की ताकत अगर विधानसभा के अंदर ज़्यादा रहेगा, अगर लोकसभा के अंदर ज़्यादा रहेगा, तो स्वाभाविक है जनता की आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, और दूसरी तरफ सड़कों पर भी उन मुद्दों पर जनता की आवाज़ गूंजेगी। दोनों में तालमेल जब बैठता है तब सरकार जो है ज़्यादा मजबूर होती है। तो उस मामले में थोड़ी इधर कमजोरी आई है। दूसरी बात है कि जो अभी सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, इनको अकेला बहुमत हो गया। कहने के लिए भाजपा गठबंधन की सरकार है, लेकिन बहुमत है और राज सत्ता पर पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया है। तब उस कब्जा जो हो गया, बहुमत जो मिल गया, उसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, डेमोक्रेसी को कत्ल कर रहे हैं, दमन के रास्ते पे जा रहे हैं, और एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। और अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आपने देखा पिछले दिनों आंदोलन शुरू हुआ था, ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक जो उन्होंने पारित किया, तो हम लोग तो स्पष्ट कहें, ये जो आप कुछ कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक है। ये देश की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है, लोकतंत्र की नीति है, उसे आप कमज़ोर कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से ये वैश्विक महामारी कोरोना का आ गया और उससे एक मौका मिल गया। इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, उसके लिए एक अलग कानून बना दिया, जिसके चलते वो आंदोलन जो था एक तरह से ठहर सा गया। नहीं तो इनको झुकना पड़ता। और आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, लॉकडाउन अगर समाप्त हो जाए और उसके बाद अगर सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, तो एक बड़ा प्रतिरोध का कार्रवाई शुरू होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सीपीएम? बिहार में हमने राज्य कमेटी की मीटिंग हुई है, कल ही संपन्न हुआ है, और हमने 25 से 30 सीट का आकलन किया है। गठबंधन में जाएंगे? देखिए, लेफ्ट यूनिटी हमारा मस्ट, वाम एकता पहले, और फिर उस आधार पे हम चाहेंगे ज़रूर जो भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं बिहार के अंदर, जो भी डेमोक्रेटिक फोर्स है, राजनीतिक दल हैं, उनके साथ एक सहमति बने। लेकिन ये और लोग जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उनको ये तय करना है, उनके को ये सोचना है, उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो किस तरह से वाम दलों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, ये तो उनके ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन हम ज़रूर चाहते हैं, अगर भाजपा जदयू को
जो है वो ख़त्म करना बिहार से, वो हो सकता है समाप्त। तो इसमें लेफ़्ट के साथ मिल करके अगर सारे लोगों की अगर एक सहमति हो जाए और एक मजबूत विपक्ष एकताबद्ध हो जाए तो ये राजनीतिक जो मकसद है भाजपा जदयू हराने का, वो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर विपक्ष में सीट को लेकर महागठबंधन में कोई झमेला हुआ, जो भी धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं आप, तो फिर कितने सीटों पर लड़ेगी सीपीएम? देखिए, अभी तो कहना थोड़ा अपरिपक्व होगा, वो तो सिचुएशन आएगा, वो देखा जाएगा, जो हम क्या परिस्थिति पैदा होती है, किस तरह का गठबंधन बनता है नहीं बनता है, तो सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इतना हम ज़रूर कर सकते हैं कि हम क्लास स्ट्रगल के इंटरेस्ट को भी ज़रूर देखेंगे, हम अपनी पार्टी इंटरेस्ट को भी ज़रूर देखेंगे, लेकिन जो हमारे सामने राजनीतिक मकसद है वो मकसद भी हमारे लिए प्रायोरिटी है। इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे जो कि मतदाता जो वोटर हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिखराव। क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा है बिहार का विकास का सवाल। नीतीश और सुशील मोदी के राज में पूरा बिहार पीछे चला गया। नीति आयोग ने कहा, जो मानव सूचकांक का अगर आप देखेंगे तो बिहार निचले पावदान पर है। भूखमरी बढ़ी है, कुपोषण बढ़ा है, शिक्षा में गिरावट आई है, स्वास्थ्य में गिरावट आई है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, हर मोर्चे पर जो है सरकार फेल हो गई है। तो एक बेहतर बिहार बनाने के लिए जिसमें कि जो मेहनत कर लोग हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, उनको भी सहूलियत मिल सके और सबको, यहाँ पे फ्यूडल स्टेट है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमले हो रहे हैं सामंतियों के तरफ से, हमले हो रहे हैं अपराधियों की तरफ से, जो दलित लोग हैं, जो अति पिछड़े के लोग हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। और ये जो माफिया हैं, जो लुटेरा तंत्र, एक गठजोड़ विकसित हो गया है। ये नीतीश जी और मोदी जी के राज में वो गठजोड़ है। बिहार के सामंती, बिहार के अपराधी, बिहार के भू माफिया, ये इन लोग जो बाहुबली हैं, इनका एक गठजोड़ हो गया है, जिसका पुलिस के साथ जो है साठगांठ है और सरकार पूरी तरह संरक्षण दे रही है। इस गठजोड़ को पूरी तरह से ध्वस्त करना, ये हमारा एक बड़ा लक्ष्य होगा और चुनाव में बड़ा कैंपेन भी होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।